1984 हो गया, 2002 हो गया, मुजफ्फरनगर राइट्स हो गए, उस समय उन दंगों को लेके क्या मुआवजे के स्कीम्स थे, रूल्स थे, कैसे डिस्पर्स हुए, उससे हम उसे कंपेयर करें। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ रेपरेशन, यानी कि इंटरनेशनल तौर पे व्हाट यूएन जैसी बॉडीज़ या बॉडीज़ दैट वर्क ऑन रिलीफ, वो क्या सोचती हैं इन सब केसेस को लेके कि क्या आइडियली होना चाहिए अफेक्टेड पर्सनस के साथ, उस पर हम इस स्कीम को कंपेयर करें। एंड सेकेंडली, मोर इम्पॉर्टेंटली, दी ऑब्जेक्टिव वॉज कि हम जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इन 5 सालों से, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हम उनकी स्टोरीज़ हाईलाइट करें। दे आर नॉट जस्ट डेटा पॉइंट्स, दे आर वी वांट टू ऑनर देयर स्टोरीज़। हम उनके एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट रायट या दंगे के समय क्या हुआ, बट 5 सालों से उनको पोस्ट दंगों के बाद क्या सफ़र करना पड़ रहा है, कि उनके जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर उन्हें भरोसा करना चाहिए, वो उनका भरोसा तोड़े जा रहे हैं बार बार ही ना, या तो वो एसडीएम हो गए, या जो कमिटी जो NEDRCC क्लेम्स कमीशन है वो हो गई, पुलिस हो गई। तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है इन 5 सालों में, वो केस स्टोरीज़ भी हमने इस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करी हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद जो कुछ लोग आज यहाँ पे हैं भी, जिन्होंने हमें अपने घरों में अलाउ करा, हम उनसे बात कर पाए, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ रिकाउंट करी, हमें उनका एक्सपीरियंस इस रिपोर्ट में हाईलाइट करने का एक तरह से दे गेव अस द अलाउंस फॉर दैट। सेकेंडली, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द मेथडोलॉजी दैट हमने 146 केसेस, जो अमन बिरादरी ट्रस्ट की टीम है जो अभी अपने एक्सपीरियंसेस हाईलाइट करेंगी, 146 केसेस आर बीइंग हैंडल्ड बाय द कारवां एंड ABD टीम, जिसमें से हमने 25 कुछ फैमिलीज से बार बारी जाके बात करी है। हम लोग खुद रिसर्चर्स उनके घर पे गए हैं, बात करी हैं, और हमारे मेन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो हमारे संविधान साथीज़ हैं, जिनसे आप अभी सुनेंगे। महनाज जी, दिलशाद, तरन्नुम, गुफरान जी, सूरज भी इसका पार्ट थे। सो इन लोगों ने फैमिलीज़ की हेल्प करी हैं, क्लेम्स चाहे वो फ्रॉम द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन टू इवन टिल टुडे, गोइंग टू द क्लेम्स कमीशन अगेन एंड अगेन, आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। सो ये लोगों का एक्सपीरियंस एक्चुअली इज़ द वन दैट मैटर्स द मोस्ट। कुछ जो प्रॉब्लम्स है रिपोर्ट्स में जो हाईलाइटेड हैं, वो 2 लेवल पे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं, बट 2 कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की। एक है स्कीम लेवल पे, यानी कि स्कीम में क्या था जो छूट गया या जान के छोड़ा गया, और सेकंड है प्रोसीजर लेवल पे, कि प्रोसीजर्स में क्या दिक्कत थी, लोग जो प्रोसीजर्स जो जिन्हें कैरी आउट करने थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, उनका बर्ताव कैसा था अफेक्टेड लोगों के साथ, और ये प्रोसीजर्स में आज तक उसका क्या कॉस्ट रहा है, हु आर द पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर्स इन प्लेस। तो एक स्कीम लेवल पे, जैसे सुरूर ने भी बात करी, काफ़ी चीज़ें हैं जो छूट गई, चाहे वो जेंडर्ड वायलेंस हो, एसिड अटैक हो, इंजरी के जो स्लैब बनाया गया उसमें दो कैटेगरीज में हाईलाइट करूँगी। एक था परमानेंट इनकैपेसिटेशन, और एक सीरियस इंजरी। उसका डिफरेंस क्या है, यानी कि कौन क्वालिफाई करता है सीरियस इंजरी में और कौन परमानेंट इनकैपेसिटेशन में फॉल करता है, उसका स्कीम में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। यानी कि द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाउ विल अ मेडिकल प्रोफेशनल असेस कि ये डिफरेंस क्या है, क्या वो परमानेंट डिसेबिलिटी है या वो सीरियस इंजरी है, और उसके हिसाब से आपके अमाउंट्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इन फैमिलीज जहाँ एक अर्निंग मेंबर, चाहे वो एक आदमी थे जो वेजिटेबल वेंडर थे या जो एक मैनुअल लेबर का काम करते थे, अगर वो सीरियसली इंजर हो जाते हैं तो इट्स लॉस फॉर लाइफ इन अ वे, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर नहीं रह पाते आफ्टर दैट पॉइंट। तो उसका क्या कॉम्पनसेशन है, उसका क्या मुआवजा है, ये स्कीम नहीं बताती है। जेंडर्ड वायलेंस, जिसकी तो किसी ने भी बात नहीं करी, ना पॉलिसी लेवल पे उसकी बात हुई, ना एक तरह से सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ग्रुप्स में भी उसकी बात नहीं हुई है, कम्युनिटी में भी उसकी बात नहीं हुई है। ट्रॉमा टू विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के साथ जो ट्रॉमा हुआ उसका क्या होगा, वो स्कीम में कुछ नहीं है उसके बारे में। व्हीकल जो सुरूर ने हाईलाइट करा, ई रिक्शा के बारे में बात हुई है, लेकिन गाड़ी बाइक्स के बारे में बात नहीं हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि ज़्यादातर, आप रिपोर्ट में एक पूरी लिस्ट है एक्चुअली, ज़्यादातर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच वर डेसिक्रेटेड वर मॉस्क्स, राइट, जो ये स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्योंकि टारगेट किया गया है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट करेगी उसका भी कुछ नहीं उन्होंने स्पेसिफाई करा है स्कीम में।
तो ऐसी काफ़ी सारे गैप्स, वेरी इंटेंशनल गैप्स, सम ऑफ देम आर देयर इन द स्कीम्स, राइट. सेकेंड, ऑन अ प्रोसीजर लेवल, जो आपको अभी ये दिलशाद महनाज जी बताएंगे जो उनकी फैमिलीज़ के साथ एक्सपीरियंस रहा है. प्रोसीजर जो चाहे वो एसडीएम से क्लेम लिखना हो या वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द क्लेम्स फ्रॉम द एसडीएम टू द एनईडीआरसीसी, तो इस गैप में काफ़ी सारे स्कीम्स जो हैं, काफ़ी सारे जो क्लेम्स हैं वो या तो फॉल थ्रू हो गए हैं या फैमिलीज़ ने गिव अप कर दिया कि हम बार बार ही नहीं प्रोसीजर फॉलो अप करना चाहते. सम फैमिलीज़ हैव बिन रेजिलियंट बट सम फैमिलीज़ दे हैव अ डे टू डे, राइट. सो दे सॉर्ट ऑफ दे हैव गिवन अप कि हमें भरोसा नहीं है स्टेट पे. यस. So on that note, I will pass it on to Dilshad, Tarannum and Mehnaz ji and Gufran ji. ये लोग हैं जिन्होंने फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है. मैं सरकार में रहा हूँ, कलेक्टर रहा हूँ, बहुत सारे दंगे देखे हैं. एज एन ऑफिसर गुजरात में काम किया है, मुजफ्फरनगर में काम किया है. बट इन मेनी वेज मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली दंगों में जो किया है, इट इज़ द वर्स्ट आई हैव सीन एनीवेयर. और मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों. सबसे पहले रेस्क्यू की बात होती है कि जब हिंसा चल रही होती है तो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बचाएं. बट इट्स ऑन द रिकॉर्ड 13,000 कॉल्स टू द पुलिस वेंट अनआंसर्ड. देयर इज़ नथिंग दैट आई नो द मॉरल अथॉरिटी. हम लोग मैं कल सईद आपा से बात कर रहा था कि जब पार्टीशन में राइट्स होते थे तो नेहरू जी पहुंच के खुद कूद के और अपने लाठी से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई वहाँ पहुँचा नहीं. इट रिक्वायर्ड एन इंटरवेंशन जो हमारी तरफ से हुआ आधी रात में मुरलीधर सर के कोर्ट में कि रेस्क्यू किया जाए. ये हमें हाई कोर्ट के आदेश की ज़रूरत पड़ी. उसके बाद रिलीफ की बात आई. रिलीफ कैंप्स, मैं क्योंकि अफसर रहा हूँ, रिलीफ तो एक बहुत बेसिक चीज़ है. गुजरात में पहली बार मैंने देखा था जब सरकार ने कहा हम रिलीफ कैंप सेटअप नहीं करेंगे. आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर. पर एग्जैक्टली दिस, रिलीफ कैंप्स सेटअप नहीं हुए. लोगों को खुद अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी हुई. जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने 9 होमलेस शेल्टर्स को घोषित कर दिया कि ये रिलीफ कैंप्स हो गए. आई मीन होमलेस शेल्टर्स एनीवे इतने मिनिमल हैं और उसके अंदर बेघर लोग रह रहे हैं. आप उसको रिलीफ कैंप कैसे कह रहे हैं? आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप एक स्टेडियम को ले लेते, कॉलेजेस बिल्डिंग्स ले लेते, इतने साधन थे. रिलीफ कैंप्स आपने सेटअप नहीं किए. फिर कॉम्पनसेशन की स्कीम आपने अनाउंस कर ली. रेट्स वर मच लोअर इफ़ यू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन दैन से फॉर द 1984 राइट विक्टिम्स. लेवल्स वर वेरी लो. बाकी जो गैप्स थे उसकी बात हुई. सरकार ने शुरू में लगभग 1-1.5 महीने रिलीफ, जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है, दिस इज़ समथिंग, कॉम्पनसेशन नहीं होता है. तुरंत लोग प्रभावित हैं, तुरंत उनको कुछ पैसा बांट लें, ये एक जिम्मेदारी होती है. ये सरकार ने कुछ काफ़ी हद तक की. डेथ कॉम्पनसेशन बांटी. विद इन अ मंथ एंड हाफ सरकार ने कहा कि अब हमसे ये नहीं होता. हाई कोर्ट आप कोई और सेपरेट कमीशन इसके लिए नियुक्त करिए. क्यों नहीं करें? ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं करेंगे? हाई कोर्ट ने फिर एक ऐसे कमीशन को जिम्मेदारी दी. देयर वाज अ कमीशन, जैसे योगी आदित्यनाथ ने ये शुरू किया था कि इफ़ देयर इज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी इट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द राइटर्स. तो एक बिल्कुल अलग किस्म की कमीशन जो ये असेस करने के लिए थी कि राइटर्स ने क्या नुकसान किया और किसने किया, जिससे नहीं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अब ये कॉम्पनसेशन भी पर कोई मतलब कोई नॉर्म्स या कोई तरीका नहीं था. उन्हें कई महीने लगाए. फिर उन्होंने प्राइवेट असेसर्स को नियुक्त किया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. कोई सीए को नियुक्त कर रहे हैं, कोई और, वो एवेल्यूएट करेंगे. कैसे एवेल्यूएट करेंगे? कोई प्रोसीजर, कोई ये नहीं. और विक्टिम से कोई बात नहीं कर रहा है और वो एक असेसमेंट हो जाता है. फिर विक्टिम कहता है मेरी बात सुने, हम किसी को ना सुनेंगे. देन इट गेट्स वर्स बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो बजट प्रोविजन. तो मान लीजिए कि बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद अच्छा बुरा
ये कमीशन ने कोई लेवल फिक्स कर दिया, फिर कहते हैं हमारे पास तो कोई बजट नहीं है, हम आपको कैसे बांटें? तो किसके पास बजट है? किसी के पास बजट नहीं है। आप दिल्ली सरकार के बजट्स को देखिएगा, रिलीफ के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने कोई प्रोविज़न ही नहीं किया है। आई मीन इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बिट्रेयल विच आई हैव नॉट सीन बिफोर, एंड आई थिंक वी नीड टू अंडरलाइन। ये बहुत मतलब राइट्स जैसे होते हैं, एक तरह से बहुत छोटा राइट था, बिल्कुल मॉडल तरीके से इसमें राहत की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सरकार ने चुना कि वो ना करें। इट वॉज अ मैटर ऑफ डिलिबरेट चॉइस, एंड आई थिंक इट इज़ इनॉर्मस बिट्रेयल विच आई वॉन्टेड टू अंडरलाइन। मेरा नाम तरन्नुम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैं रहती भी हूँ और काम करते हुए मुझे हर सर के साथ और कारवा के साथ जब से दंगे हुए हैं 5 साल मैं फील्ड पर हूँ और मेरे साथी भी। तो मैं जो कारवा ने वहाँ पर जो स्टार्ट किया काम और क्या क्या काम हमने किया और कारवा ने किया, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जो हमने इंस्टेंट जो काम करना स्टार्ट किया था वो हमने किया था मेडिकल हेल्थ कैंप और लीगल कैंप से स्टार्ट। जब 24 को दंगे हुए थे, 24 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद 26 फरवरी के बाद हमने ये दोनों कैंप स्टार्ट किए। तो ये हमने चमन पार्क में स्टार्ट किए थे। बहुत मतलब उस टाइम मैं नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा मतलब कम्युनिटी का हिस्सा थी, तो हमारी साइड दंगे नहीं हुए थे। मैं नॉन मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, दयालपुर नाम है, तो वहाँ पर दंगे नहीं हुए थे, थोड़ी दूरी पर थे, तो हम सेफ थे। तो लेकिन हम वहाँ देखने जाते थे ईदगाह की साइड और चमन पार्क की साइड, तो बहुत मतलब ऐसा हारे हुए लोग, इंजर्ड लोग मेडिकल कैंप में आ रहे हैं। मतलब बुलेट इंजरी वाले नहीं थे, लेकिन किसी के कहीं घाव में बहुत फटा हुआ है, किसी के सर पे बहुत है, तो उस तरह का कैंप भी नहीं था कि उनके टाँके लगाए जाएं या कुछ ऐसा, लेकिन कर रहे थे लोग। लीगल कैंप में हमारे जो उस टाइम के साथी थे वकील, वो कंप्लेंट लिखकर और मतलब भेज रहे थे। लेकिन उसके बाद कोविड एकदम से हुआ, सब जानते हैं, तो चीज़ें वहाँ पर भी रुक गई। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया, बहुत सारे रुक गए और वो कंप्लेंट नहीं कर पाए। उसके 6 महीने बाद तक लॉकडाउन रहा और वो चीज़ें रुकी रही। जिनका कंप्लेंट हो गया वो एफआईआर नहीं ले पाए और बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट हुआ ही नहीं था। फिर अप्रैल में वो खुला और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर 6 महीने के बाद वो चीज़ें बंद हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी रही है कॉम्पनसेशन हमें क्लेम करने के लिए, और हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं पीड़ित फैमिलीज़, वो जब क्योंकि अभी नदीम सर और हर सर ने बताया कि राशनिंग का जब वहाँ स्टार्ट हुआ, इसके बाद वो एक सर ने बताया कि कितनी मुश्किलों से राशन लेके अंदर जा पाए और सर की गाड़ियाँ और सर बहुत मुश्किल से जा पाए। लेकिन हमने राशन से स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जब हमने राशन और मेडिकल हम वहाँ कर रहे थे, क्योंकि ज़रूरतें बहुत थी, लेकिन हमें एक चीज़ तो करनी थी जिसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो थी मेडिकल और राशनिंग, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ हम बिना किसी स्पेस के कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, जिन्होंने हमें स्पेस दिया, उससे हमने वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और मेडिकल हेल्प भी जो हम करते रहे। लेकिन ज़रूरतें इतनी थी कि हमारा स्पेस लेना हमें बहुत ज़रूरी था वहाँ पर। फिर हमने शिव विहार में एक छोटी सी जगह हमने शिव विहार में ली के फैमिलीज़ को हमसे मिलने में और लीगल टीम से मिलने के, अगर उन्हें कंप्लेंट निकलवानी है या एफआईआर के लिए किसी वकील को अपने साथ लेकर जाना है, तो हमने वहाँ पर शिव विहार में एक ऑफिस कारवाने स्टार्ट किया। उससे हमने चीज़ें करनी स्टार्ट की। जब हम फील्ड पर फैमिली से हमने मिलना स्टार्ट किया, घर घर जाकर सर के साथ, और हम जो भी हमारे फील्ड के साथी थे, दिलशाद, महनाज मैम, गुफरान भाई, और भी उस टाइम बहुत सारे साथी थे, तो हम जब फैमिली से एक एक करके मिलने जाते थे घर पर, तो ज़रूरतें इतनी थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत है और बड़ी से बड़ी चीज़ की, लेकिन जो भी हमारी हद में था, जो भी हमारी सीमा थी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने महिलाओं से बात करना, मतलब पुरुषों से भी किया, लेकिन महिलाओं से, क्योंकि वो घर में ही रहती थी। ऑफिस हमारे ज़्यादातर पुरुष ही आते थे। अगर उन्हें कंप्लेंट दर्ज करानी है या एफआईआर के लिए लेके जाना है वकील को, किसी महिलाएं नहीं आगे बढ़ती थी। हमने उनसे मिलना स्टार्ट किया, बच्चों से मिलना स्टार्ट किया। उसके जब महिलाओं से हमने बात करनी स्टार्ट की, तो मतलब वो अभी आपने देखा भी होगा पैनल पे, वकीला जी बोल ही नहीं पा रही थी,
और 5 साल पहले उनकी क्या सिचुएशन होगी ये आप सब जान सकते हैं। मतलब मुँह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। हम इतना बोलना चाह रहे थे कि ये हमसे बात तो करें, कुछ तो बोले, लेकिन कुछ नहीं। इंजर्ड फैमिली की जो महिलाएं थी वो तो बिल्कुल हार चुकी थी। क्योंकि मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊँ तो हमें 3 दिन या 4 दिन का बुखार भी हो जाता है तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है ना। हमारी फैमिली से अगर हमें दवाई भी देती है ना तो हम चिड़चिड़ाहट के नहीं चाहिए, अभी अभी तो खाइए, एकदम से दोबारा दवाई का टाइम हो गया क्या, मतलब ऐसे हमारे अंदर चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है। और वो लोग जो बुलेट इंजरी वाले हैं और जिनके मतलब इतनी सारी चोटें लगी, उनकी महिलाओं पर क्या बीत रहा होगा। एक तो उनके घर में राशन नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, और उसका जो कमाने वाला एक पर्सन है वो भी पलंग पर है, बेड पर है, वो हॉस्पिटल में। तो उस महिला के साथ क्या गुजर रहा होगा, उसे ये नहीं पता मेरा फ्यूचर आगे का है क्या, घर जल चुका है या अगर जला नहीं है तो लूट हो चुकी है। तो इस तरह से हमने महिलाओं से वहाँ पर बात करना शुरू करा। जब एक होता है ना कि जेंट्स कहते हुए शर्माता है अपनी ज़रूरतें, महिला जब अगर स्टार्ट करती है बात करना तो सबसे पहले अपने घर पर आती है कि मेरे घर में ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। तो उसके बाद हमें जब महिलाओं से बात करने पर हमें पता चला लाइवलीहुड का, कि क्या हमें महिलाओं को लाइवलीहुड देना चाहिए। तो हमने फिर जो हमें ज़रूरत थी पुरुषों को लाइवलीहुड देने का वो भी हमने स्टार्ट किया। महिलाओं को चाहे वो मशीन है, चाहे वो कढ़ाई की कोई मशीन है, सिलाई मशीन है, या अगर महिला कोई ग्रॉसरी शॉप भी करना चाहती है तो वो हमने स्टार्ट कराया। ऐसे ही पुरुष के साथ तो हमने लाइवलीहुड भी किया। और जब हम मिलते रहे तो बच्चों की एजुकेशन, जो बच्चे दंगों में पढ़ाई से छूट गए, ड्रॉप आउट हो गए उन्होंने, क्योंकि जो कमाने वाला था वही बेड पर है, वही नहीं कुछ कर सकता, उसके बुलेट लगी है या इस तरह की इंजरी हुई है, सीरियस इंजरी, कि वो करने लायक कुछ है नहीं, उसके सर पे इतनी भारी चोट है। तो बच्चे कमाने लग गए। तो हमने हमारी टीम ने, कारवा की टीम ने, पूरे जो सीनियर है हमारे, उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सके NIS के थ्रू, तो हमने बच्चों का, लड़कियां है चाहे वो लड़के हैं, हमने NIS के थ्रू उनका पढ़ाई स्टार्ट कराया। जो बच्चे रेगुलर जाना चाहते हैं लेकिन उनका फ़ीस बहुत छूट गया है, वो चीज़ें, बुक है, नोटबुक है, वो सब में सपोर्ट किया। फिर जैसे कि महनाज में हमने बताया कि इतना वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इतना छोटा सा एरिया है, मतलब घर इतने छोटे छोटे हैं वहाँ पर कि अगर ना चाहते हुए भी हम एक के घर में आग लगाएंगे ना और दूसरे के घर में ना भी लगाना चाहें तो उसके घर में वो आग की लपटें वो पहुँच ही जाएंगी, ना चाहते हुए भी। ऐसा हुआ है हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ कि उन्होंने मुस्लिम के घर में आग लगाई है लेकिन नॉन मुस्लिम का घर उसके बराबर में, ये वो चाहते नहीं थे, लेकिन वो नुकसान उस हमारी नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ को भी भुगतना पड़ा उन छोटे घरों में। और छोटे छोटे 20-20 गज़ के, 25-25 गज़ के छोटे छोटे से घर हैं। तो वहाँ सारा उनका, चाहे उनके घर की रजिस्ट्री है, आधार है, बच्चों के जो भी उनके पढ़ाई के दस्तावेज है, वो सब जल गए। तो वो हमने फिर एंटाइटलमेंट पर भी काम किया, गुफरान भाई ने, हमारी टीम ने।